starting with my new video which is covered the head salary. First of all, what is salary? सैलरी क्या है? सैलरी हम क्यों देते हैं? सैलरी हम तब प्रोवाइड करते हैं जबकि कोई भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन हो और उसको एम्प्लॉयर अपॉइंटमेंट लेटर देता है, सिर्फ उस केस में हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज इफ़ विदाउट अपॉइंटमेंट लेटर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को या फादर सन को कोई सैलरी वगैरह देता है तो वो क्या है, टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ बेसिक सैलरी? बेसिक सैलरी जो कि बेसिक विदाउट अलाउंसेस वगैरह कोई फ़र्क नहीं होता उसमें, उसको हम बोलते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में जब हम अलाउंसेस, पर्क्स, रिटायरमेंट बेनिफिट, लीव इनकैशमेंट ये सब चीज़ें को ऐड कर देते हैं तो वो हमारी ग्रॉस सैलरी बन जाती है। और सैलरी के अंदर बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, पर्क्स, रिटायरमेंट बेनिफिट, कमीशन, बोनस, फीस ये सब चीज़ें ऐड ऑन करते हैं हम। और कमीशन जो भी है, सब तरह की कमीशन टैक्सेबल होती है, चाहे वो कमीशन ऑन प्रॉफिट हो, चाहे वो कमीशन ऑन सेल्स हो। और जो फ़ीस होती है वो जो सारी तरह की फ़ीस जो है जो होगी वो सब की सब टैक्सेबल होगी एक्सेप्ट एक डायरेक्टर फ़ीस। और जो डायरेक्टर फ़ीस होती है वो हम किस हेड में टैक्सेबल करते हैं? हम टैक्सेबल करते हैं उसको अंडर द हेड अदर सोर्स। और आफ्टर दैट हम बात करते हैं बोनस की। बोनस जितनी भी तरह के होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? टैक्सेबल होते हैं। चाहे वो एक्सग्रेशिया बोनस हो, चाहे वो स्टैट्यूटरी बोनस हो, चाहे वो प्रॉफिट बोनस हो, all types are taxable. After that we are talking about the relationship between the employer and employee. कोई भी any salary or wages due or received during the year from the present, past or prospective employer, चाहे वो प्रेजेंट एम्प्लॉयर से हम ले रहे हैं, चाहे वो पास्ट एम्प्लॉयर से ले रहे हैं, चाहे वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से का ले रहे हैं, सब की सब टैक्सेबल होगी। और अगर कोई बिजनेसमैन अपने बेटे को जैसे सन को कोई सैलरी प्रोवाइड कर रहा है कि वो बुक्स ऑफ मेंटेनेंस कर रहा है विदाउट एनी अपॉइंटमेंट लेटर टू द सन, तो वो क्या होगी? टैक्सेबल नहीं की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांस सैलरी। व्हाट इज़ एडवांस सैलरी? एडवांस सैलरी इज़ वेरी मच डिफरेंस फ्रॉम द एडवांस अगेंस्ट द सैलरी। एडवांस्ड सैलरी होती है कि नेक्स्ट मंथ की सैलरी जो है वो हमने इसी ईयर के अंदर ले ली, वो भी टैक्सेबल होगी। बट अगर इन केस जो सैलरी हम एडवांस्ड अगेंस्ट द सैलरी, एडवांस्ड अगेंस्ट द सैलरी का क्या मतलब है? हमने अपनी सैलरी के अगेंस्ट एक तरह से हमने लोन लिया है। और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर होता है कि जिसके पास अभी हमने काम करना अभी शुरू नहीं किया है, फिर भी हमें उनसे सैलरी प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट इज़ जो भी सैलरी रिसीव करते हैं एमपी, एमएलए, वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं होती है। वो किस हेड में टैक्सेबल होगी? अंडर द हेड अदर सोर्स, बिकॉज देयर इज़ नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, प्लस कि उनको हम लोग रखते हैं बट उनको कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड नहीं किया जाता। सो उनकी जो सैलरी होगी वो किस हेड में किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? वो अदर सोर्स में। और जो आईएएस ऑफिसर हो गए या आईपीएस ऑफिसर हो सकते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो हम टैक्सेबल करते हैं अंडर द हेड सैलरी, क्योंकि उनको गवर्नमेंट नियुक्त करती है। और डायरेक्टर की जो सैलरी होती है वो टैक्सेबल होती है अंडर दिस हेड। और जो डायरेक्टर की फ़ीस होती है वो अंडर द हेड अदर सोर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और सैलरी रिसीव्ड बाय द पार्टनर और द पार्टनरशिप फर्म और ईओपी इज़ ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि सैलरी कब ड्यू होती है। सैलरी जो ड्यू होती है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें पीएसयू के एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं, लोकल अथॉरिटी भी आ जाती है। वो सब तरह के जो एम्प्लॉयज़ होती हैं उनकी जो सैलरी ड्यू होती है वो फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ में ड्यू होती है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ।
और जो अदर एम्प्लॉयज़ है उनकी अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है कि उनको किस तरह से सैलरी ड्यू होगी, कि फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ में होगी कि लास्ट डे ऑफ रिलेटिव मंथ में होगी। अगर फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ में है तो हम टैक्सेबल करेंगे मार्च टू फेब, दैट मीन्स 1st ऑफ मार्च टू 28th ऑफ फेब तक। और अगर लास्ट डे ऑफ रिलेटिव मंथ है तो हम अप्रैल से 1st ऑफ अप्रैल से 31st ऑफ मार्च तक का काउंट करेंगे। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मिस तरनदीप कौर ड्राइंग अ सैलरी ऑफ ₹8,000 per month up to 31st August 2020 and thereafter 90,000 per month. Find out the basic salary if her salary is due on first day of next month or her salary is due on the last day of every month of relative month, sorry. सो फर्स्ट पार्ट में हमें पता है कि हमने फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ में हमने कहाँ से कहाँ तक लेना है, मार्च से फरवरी, दैट मीन्स 1 मार्च से 28 फेब का हमने टोटल काउंट करना है और 1 मार्च से लेके 31 अगस्त तक उसकी जो सैलरी है वो 8,000 पर मंथ है। सो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दैट मीन्स 6 मंथ की जो सैलरी है वो 8,000 के हिसाब से चलेगी, दैट मीन्स 48,000। और 1 सितंबर से 28 फरवरी तक उसकी जो सैलरी है वो 9,000 के हिसाब से होगी, दैट मीन्स 6 मंथ की सैलरी फिर 9,000 के अकॉर्डिंग होगी। तो ये हो जाएगा 54,000। सम टोटल उसकी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, 1,02,000। और लास्ट डे ऑफ रिलेटिव मंथ, इस केस में हमने चार्ज करना है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स की जो उसकी सैलरी है वो 8,000 पर मंथ के हिसाब से चलेगी, दैट मीन्स 5 months into 8,000 that is equal to 40,000। एंड आफ्टर दैट 1 ऑफ सितंबर से 31 ऑफ मार्च तक उसकी सैलरी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मीन्स 7 मंथ की जो सैलरी है वो उसकी चलेगी 9 मंथ के हिसाब से, दैट इज इक्वल टू 63,000। देन सम टोटल ऑफ द बेसिक सैलरी इज 40,000 प्लस 63,000 दैट इज इक्वल टू 1,03,000। नेक्स्ट माई टॉपिक इज प्लेस ऑफ एक्रूअल, कि जो सैलरी है वो कहाँ पे ड्यू होती है। नॉर्मली जहाँ पे बंदा काम करता है, जो एम्प्लॉय काम करता है, वहीं पे जो सैलरी है वो ड्यू होती है, एक्रूअल होती है। जहाँ पे वो रहता है उसी जगह पे, जहाँ पे वो वर्क प्रोवाइड करता है उसी जगह पे वो काम, उसकी सैलरी ड्यू होती है। बट उसकी 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक तो है कि जब कोई इंडियन सिटीज़न अपॉइंटेड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, then his salary is not due at the place of work, but it is deemed to be accrue in India, which we have read in the last chapter. If second point है, if any person was appointed as a judge of Supreme Court, High Court or the Federal Court before independence, such a person continues to work under the Indian government even after independence, then his salary or employment are not deemed to accrue in India even he is working in India। इन 2 केसेस में हम जो सैलरी है जहाँ पे वो वर्क कर रहा है वहाँ पे एक्रू नहीं होती है, ड्यू नहीं होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक ऑफ प्रोविडेंट फंड। आई एम कवर इन दिस ऑल टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड। एक तो होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एंड आफ्टर दैट एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड, PPF। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयज़ ऑफ द PSU एंड द लोकल अथॉरिटी, और ये कवर होता है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंडर, ठीक है। और इसमें हम अलग अलग पॉइंट से करते हैं। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन,
एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना होगा और रिफंड ऑफ एसपीएफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो हम फुली टैक्सेबल करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड होता है बेसिक सैलरी में। और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो फुली एग्जम्प्ट होता है, और जो इसके ऊपर इंटरेस्ट होता है वो भी फुली एग्जम्प्ट होता है। और जो रिफ़ंड की बात करते हैं एसपीएफ में, वो फुली एग्जम्प्ट होता है एंड अमाउंट कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द जॉब और आफ्टर द रिटायरमेंट, ये भी फुली एग्जम्प्ट होता है। आफ्टर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है? ये अदर एम्प्लॉयज़ के लिए होती है जो कि प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं आते हैं। उसके अलावा जो होते हैं प्राइवेट, बट ये कवर होते हैं पीएफ एक्ट के अंदर। पीएफ एक्ट मतलब प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 के अंडर कवर करते हैं। इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू एसपीएफ कितना है, और रिफंड का। और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, वो क्या होता है, फुली टैक्सेबल होता है क्योंकि वो ऑलरेडी बेसिक सैलरी में ऐड होता है। और उसके बाद जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो एग्जम्प्ट होता है अप टू 12% ऑफ द सैलरी। और उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू एसपीएफ कितना है, एग्जम्प्ट अप टू 9.5%। और उसके बाद जो रिफंड है उसके बारे में बात करते हैं। If any amount withdrawn from the RPF at the time of retirement or during the job not within the first 5 years, then refund of the RPF is fully exempt। अगर तो बंदे ने रिटायरमेंट के टाइम पे लिया है या 5 साल की नौकरी करने के बाद रिफ़ंड लिया है तो वो फुली एग्जम्प्ट होगा। और अगर इन केस उसने रिफ़ंड बिफोर 5 इयर्स ले लिया है तो ये एग्जम्प्ट जितना भी अर्लियर हमने एग्जम्प्ट किया वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे कि हमने 12% का एग्जम्प्ट किया है और 9.5 का इंटरेस्ट दिया है, वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। और उसके बाद हम बात करने लगे हैं अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की। इट इज़ मेंट फॉर द प्राइवेट एम्प्लॉयज़। ये प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई जाती है जो कि पीएफ एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं होते हैं। इसमें भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट की बात करेंगे और रिफंड की बात करेंगे। जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो फुली टैक्सेबल होता है, और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो इग्नोर करेंगे टिल द रिफंड। जब तक कि हमने उसका रिफंड नहीं लेना है तब तक हम इसको इग्नोर करेंगे। और इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू यूआरपीएफ इग्नोर अंटिल रिफंड। अब रिफंड के टाइम पे क्या होगा, जो तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो तो एग्जम्प्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने टैक्सेबल कर रखा है। जो इंटरेस्ट बनता है एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का उसको हम चार्ज करेंगे, टैक्सेबल करेंगे अंडर द हेड अदर सोर्स। और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी बट इन द ईयर ऑफ रिफंड। जिस साल में हम इसका रिफंड लेंगे उस साल में ये क्या होगा, टैक्सेबल किया जाएगा। और उसके बाद हम बात करने लगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। और जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है ये किसी भी तरह के एम्प्लॉयज़ या सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, प्रोफेशनल बंदा है, वो अपना इसमें अकाउंट खुलवा सकता है और उसको इसमें 80C की डिडक्शन भी मिलती है। पर जो मेन कंडीशन होती है वो क्या है, द अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड इन SBI बाय ओपनिंग द अमाउंट ऑफ ₹500 to 70,000 इन अ ईयर। 500 से लेके 70,000 तक वो एक साल में डिपॉजिट कर सकता है, बट 1 टाइम इन अ 1 मंथ, एक महीने में एक बार।